चलिए शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से रही है। लेकिन जिसकी गूंज भारत में बहुत तेजी से सुनाई दे रही है। हाँ, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या हो रहा है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो विचलित करने वाली खबर बांग्लादेश से है। जी। एक 29 साल का हिंदू युवक अमृत मंडल, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और इल्जाम लगाया गया जबरन वसूली का। सुनकर ही अजीब लगता है। ये कोई अकेली घटना तो नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक खतरनाक सिलसिले की कड़ी महसूस हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये हिंसा की एक श्रृंखला का हिस्सा है। अच्छा। मामला इतना गंभीर है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा यूनुस सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। क्या आरोप? गैर मुसलमानों पर अत्याचार का। और सरकार पर दबाव भी साफ दिख रहा है। वो कैसे? जब सरकार को हिंदुओं के घरों में आग लगाने वालों की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा करनी पड़े, तो ये एक तरह से उनका कबूलनामा है कि हालात बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। और पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, ये अब सीधा राजनीतिक मुद्दा बन गया है वहाँ। बन चुका है। लेकिन भारत में इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? क्योंकि ऐसी घटनाओं का असर तो सीमा पर महसूस होता ही है। यहाँ काफी आक्रोश है और ये बहुत तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है। जैसे कोलकाता में बीजेपी के नेता बांग्लादेश उच्चायोग तक मार्च करने की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उड़ीसा के पुरी में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें अब बाबा बागेश्वर जैसे धार्मिक चेहरे भी शामिल हो गए। हाँ, उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। तो ये साफ है कि ये अब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर भारत की घरेलू राजनीति पर पड़ रहा है और ये यहाँ के सामाजिक ध्रुवीकरण को और तेज कर सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक पड़ोसी देश की घटना भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। सही बात है। और भारत की अपनी राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वो काफी सक्रिय रहे। हाँ, खासकर वीर बाल दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। बिल्कुल। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जो गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए है। जी। लेकिन जो असल राजनीतिक संदेश देने वाला कार्यक्रम था वो मुझे लगता है लखनऊ में हुआ। राष्ट्र प्रेरणा स्थल। हाँ, प्रधानमंत्री ने वहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और यहाँ सिर्फ अटल जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा नहीं है। नहीं, उनके साथ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं भी हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है जो बीजेपी की वैचारिक यात्रा को एक साथ प्रस्तुत करता है। और प्रधानमंत्री के भाषण में भी कई बड़े संदेश छिपे थे। हाँ, उन्होंने विकसित भारत के संकल्प, करोड़ों लोगों की गरीबी से बाहर निकलने का जिक्र किया। अनुच्छेद 370 का भी जिक्र था। हाँ, ये सब तो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं, लेकिन यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। उन्होंने सेक्युलरिज्म और परिवारवाद पर जो कहा वो पारंपरिक राजनीति से हटकर था। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। मतलब वो सेक्युलरिज्म जैसे शब्द को विपक्ष से छीनकर उसे अपनी वेलफेयर योजनाओं से जोड़ रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं सबको बिना भेदभाव के लाभ देना ही असली सेक्युलरिज्म है। ये तो एक तरह का नैरेटिव रीसेट है। बिल्कुल। विपक्ष के एक मुख्य वैचारिक हथियार को ही बेअसर करने की कोशिश। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर जो हमला किया वो उनकी राजनीति के कोर को दिखाता है। राष्ट्रवाद, लाभार्थी वर्ग और विपक्ष पर वैचारिक हमला। एकदम। मतलब एक्शन को आइडियोलॉजी बना देना। हमने ये किया इसलिए हम सेक्युलर हैं। हाँ। ना कि हम ये मानते हैं इसलिए हम सेक्युलर हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये राजनीति को सिद्धांतों की दुनिया से निकालकर सीधे सीधे डिलीवरी की दुनिया में लाने की कोशिश है। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब हम जमीन पर उतरते हैं, राज्यों में, तो राजनीति का खेल बिल्कुल अलग होता है। और बिहार से बेहतर इसका उदाहरण क्या होगा? वहां तो हमेशा कोई ना कोई खिचड़ी पकती रहती है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित रही है। खबरों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM, जो एनडीए का हिस्सा है, हाँ, जो एनडीए का एक अहम हिस्सा है, उसमें बगावत की अटकलें हैं। अच्छा। उन्होंने एक भोज रखा जिसमें उनके 4 में से 3 विधायक पहुंचे ही नहीं। अब इसे सिर्फ व्यस्तता कह के टाला जा रहा होगा। बिल्कुल।
लेकिन राजनीति में ऐसे संयोग कम ही होते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता राम कृपाल यादव, हाँ उन्होंने तो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हाँ, कि आरजेडी के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। 25 विधायक, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। बिहार विधानसभा के गणित को देखते हुए ये सरकार गिराने के लिए काफी है। बिल्कुल। लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसे दावे तो अक्सर हवा में उछाले जाते हैं। इस बार इस दावे में कितना दम लगता है, या ये सिर्फ प्रेशर बनाने की एक और कोशिश है? देखिए, ये कहना कि कल ही सरकार गिर जाएगी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये दो चीजें साफ करता है। एक, एनडीए के अंदर छोटे दलों में सब कुछ ठीक नहीं है। कुशवाहा जैसे नेता, हाँ, वो अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरा, बीजेपी विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखना चाहती है। तो आरजेडी क्या कह रही है? आरजेडी इसे बीजेपी की तोड़फोड़ की राजनीति बता रही है, जबकि बीजेपी के लोग इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट कह रहे हैं। सचिन दोनों के बीच में कहीं होगा? हमेशा की तरह। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे हर पार्टी दूसरी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से लगातार संपर्क में रहती है। इन राजनीतिक उठापटक के बीच अपराध की दुनिया की कुछ खबरें हैं जो समाज की बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं। हाँ, मतलब एक तरफ संगठित अपराध है तो दूसरी तरफ मजबूरी में किया गया जुर्म। हाँ, और ये मामले बहुत कुछ कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुरानी रंजिश में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये उस तरह का अपराध है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। जी, लेकिन जौनपुर में पुलिस ने जिस गैंग का भंडाफोड़ किया, वो हमारे सिस्टम की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। कौन सा गैंग? एक ऐसा गैंग जो पैसे लेकर खतरनाक अपराधियों के लिए नकली जमानतदार बनता था। अरे बाप रे। सोचिए, ये तो न्याय व्यवस्था की जड़ों पर हमला है। और फिर एक कहानी इंदौर से आती है जो बिल्कुल अलग है। एक प्रेमी जोड़ा 15 लाख के गहने लूटता है और वजह आर्थिक तंगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समाज में मौके की कमी लोगों को अपराध की तरफ धकेल रही है। सही सवाल है। और फिर इन सब के बीच लखनऊ से एक ऐसी चोरी की खबर है जो थोड़ी अनोखी है। हाँ, ये दिलचस्प है। शिया समुदाय के लिए बेहद कीमती एक ईरानी नस्ल का घोड़ा चोरी हो गया। घोड़ा? हाँ, और उसे ढूंढने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। अच्छा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हर किसी की दुनिया कितनी अलग होती है। सही बात है। जहाँ एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति की बातें हो रही हैं, वहीं एक समुदाय के लिए एक घोड़ा उनकी पहचान और भावना से जुड़ा सबसे कीमती खजाना है। उसका मूल्य पैसों में नहीं आंका जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप जरा कुछ और अलग अलग तरह की खबरों पर नजर डालते हैं। खेल की दुनिया में क्या चल रहा है? क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है। रोहित शर्मा की मुंबई और विराट कोहली की दिल्ली की टीमें एक्शन में होंगी। लेकिन एक तस्वीर जो दिल जीत रही है वो है रोहित शर्मा की। कौन सी? जिसमें वो मैच के बाद मैदान में आए एक नन्हे फैन को गले लगा रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि इन बड़े सितारों का एक मानवीय पहलू भी है। जी। और खेल के मैदान से बाहर भाला फेंक के चैंपियन नीरज चोपड़ा के रिसेप्शन की तस्वीरें भी चर्चा में हैं। हाँ, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। जी, समेत कई बड़े लोग शामिल हुए। ये दिखाता है कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के हीरो को भी अब वो पहचान मिल रही है जिसके वो हकदार हैं।